तो आइए बच्चों, व्यंजन के बारे में हम कुछ और भी जानते हैं। उच्चारण के आधार पर, उच्चारण के समय सांस और वायु की मात्रा के आधार पर व्यंजनों को भी हम दो भागों में बांटे हैं। अर्थात वायु की मात्रा, अर्थात कब हम उस व्यंजन का प्रयोग करते समय कब हमारे मुख से वायु कम निकलती है और कब ज़्यादा निकलती है, इस आधार पर भी जो है हम व्यंजन को दो भागों में बांटे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं अल्प प्राण और महाप्राण के रूप में। तो वायु के आधार पर व्यंजन के दो भागों में बांटा गया है, अल्प प्राण और महाप्राण। अब यहाँ पे देखिए अल्प प्राण किसे कहते हैं? ऐसे व्यंजन जिनको बोलने में कम समय लगता है और बोलते समय मुख से कम वायु निकलती है। अर्थात जब भी हम इसका उच्चारण करते हैं तब वायु की मात्रा कम होती है तथा कम शक्ति से मुँह से बाहर निकलती है, तो वो क्या होते हैं? उसे हम अल्प प्राण कहते हैं। यहाँ पे देखिए इनकी संख्या कितनी होती है? 20 होती है। यहाँ पे देखिए क ग, अर्थात पहला और तीसरा पहला और दूसरा वर्ग छोड़ के तीसरा वर्ग जो होता है वो आपका क्या है? अल्प प्राण होता है। क ग अंग ऐसे है। च ज इ, ट ड अड़, ये आपके क्या है? ये अल्प प्राण है। इसको बोलने में हमारे मुख से वायु जो है बहुत ही कम मात्रा में निकल रही है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? अल्प प्राण बोलते हैं। और आपके देखिए अल्प प्राण उसके अलावा आपके को य, र, ल, व, ये भी आपके क्या है? ये अल्प प्राण के अंतर्गत आते हैं। अभी हमने आपको देखो ट ड अड़ अंग अभी मैंने दिखाया आपको। तो ये सभी आपके क्या है? जो क एक छोड़कर क वर्ग या जो शुरुआत के जो भी वर्ग है उसको वो और उसके बाद जो दूसरा वर्ड है उसको छोड़कर तीसरे वर्ड की तरफ जब हम उसका प्रयोग करते हैं तो वहाँ पे अल्प प्राण का प्रयोग होता है। अर्थात कम वायु हमारे मुख से निकलती है उसका उच्चारण करते समय, उसे हम क्या कहते हैं? अल्प प्राण। दूसरा देखिए महाप्राण। महाप्राण किसे कहते हैं? ऐसे व्यंजन जिनको बोलने में अधिक समय लगता है। अर्थात अल्प मतलब कम, महा मतलब ज़्यादा। अब यहाँ पे आप इसी से देख सकते हैं कि जिन वर्णों को बोलने में हमारे मुख से अधिक वायु निकलती है या अधिक समय लगता है, वह बोलते समय मुख से अधिक वायु निकलती है, उसे हम क्या कहते हैं? महाप्राण कहते हैं। महाप्राण के रूप में जानते हैं, उसे हम महाप्राण व्यंजन कहते हैं। इसकी संख्या कितनी होती है? 15 होती है। अब यहाँ पे आप देखिए क वर्ग में आप देखिए क्या है? ख और घ, अर्थात यहाँ पे क और ग क्या था आपका? अंग अल्प प्राण था। यहाँ पे आप देखिए इसके बाद कौन से बच्चे थे? यहाँ पे ख बचा था और यहाँ पे घ। तो ये दोनों वर्णों में बोलने में बहुत अधिक समय लगता है, ख और घ, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? महाप्राण। यह वर्ग किसी भी वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ग जो होता है वह महाप्राण के अंतर्गत आता है। यहाँ पे देखिए च वर्ग में झ और छ और झ, ये दोनों आपके क्या है? महाप्राण के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि इन दोनों को बोलने में अधिक समय लगता है। ठ और ढ, इसको बोलने में आपका क्या है? अधिक समय लगता है। आप बोल के देखिए ट ठ, किसको बोलने में आपको अधिक समय लग रहा है? ठ को, अर्थात ये महाप्राण है। ट आपका क्या है? ये अल्प प्राण है। उसी तरह देखिए त वर्ग में थ ध, बाकी जो है आपके क्या है? अल्प प्राण है। अगला देखिए प वर्ग में फ और भ, ये दोनों आपके क्या है? अल्प प्राण है। बाकी क्या है आपके ये क्या है? आपके महाप्राण है। बाकी जो है वो अल्प प्राण है। इसके अलावा देखिए ढ श श स ह, ये आपके क्या है? महाप्राण है। तो इन सभी की संख्या क्या है? 15 है। तो बच्चों स्वर और व्यंजन वर्ण के बाद अब हम आपको बताएंगे वर्ण संयोग। कि वर्ण संयोग मतलब संयोग का मतलब ही आप समझ रहे हैं क्या है? जोड़ना या जुड़ना। तो यहाँ पे आप देखिए जब कोई वर्ण किसी अन्य वर्ण से जुड़ता है तो वह उसे वर्ण संयोग कहते हैं। वर्ण संयोग निम्नलिखित प्रकार से हो सकते हैं। अर्थात कैसे? अब यहाँ पे आप देखिए व्यंजन और स्वर का संयोग। यहाँ पे देखिए सभी व्यंजन स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। आपको मैंने पहले ही बताया था कि व्यंजन किसे कहते हैं? व्यंजन
जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हमें स्वर वर्ण की सहायता लेनी पड़ती है उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए सभी व्यंजन स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। जब व्यंजन में स्वर न मिला हो तो व्यंजन के नीचे ये हलंत, इसको आपको पता है, इसको हम क्या बोलते हैं, हलंत। तो इसको हम हलंत का चिन्ह लगा देते हैं। जिस व्यंजन में स्वर वर्ण नहीं मिला होता है तो उसमें क्या लग जाता है, आपका ये हलंत लग जाता है। अब यहाँ पे देखिए व्यंजन का व्यंजन से संयोग, व्यंजन वर्ण का व्यंजन से संयोग कैसे हो सकता है। अब यहाँ पे आप देखिए व्यंजन का व्यंजन से संयोग करने पर संयुक्त ध्वनियों का निर्माण होता है। नीचे दिए गए नियमों के आधार पर व्यंजन को व्यंजन से मिलाया जा सकता है। यहाँ पे देखिए पहला नियम आपका क्या है, अंत में खड़ी रेखा वाले व्यंजनों जैसे, अंत मतलब विके, यहाँ पे आप देख रहे हैं ये, तो अंत में जो खड़ी रेखा है अर्थात पाई वाले व्यंजनों में, तो ये जितने आप देख रहे हैं सभी के अंत में क्या है ना, सभी के अंत में क्या है, ये पाई है। वर्णों के अंत में जिस सभी में खड़ी पाई लगी हो को इनसे आगे वाले व्यंजन से मिलाते समय इनकी पाई हटा देते हैं। अब यहाँ पे आप देखें, जब आप देखिए यहाँ पे क्या है आपका, ये खड़ी पाई है, अगर इसमें से हम स्वर हटा है तो ये आधा हो गया, हलंत लग गया। और जब हम इसका प्रयोग करते हैं तो इस आधे स्वर के जो खड़ी पाई होती है उसको हम हटा देते हैं। ये आप किसी भी उदाहरण में देख लीजिए, जहाँ पे भी हुआ है उसकी खड़ी पाई हटा हुआ है। तो यहाँ देखिए आप यहाँ पे देखिए ग है तो ग में आपका ये खड़ी पाई हट गया, त है तो त में हट गया है, म है तो म में हट गया है। तो दूसरा नियम देखें बच्चों, बिना पाई वाले व्यंजन जैसे आप यहाँ देखिए, क्या किसी कहीं भी आपको पाई दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। तो बिना पाई वाले व्यंजन जैसे यहाँ पे देखिए छ, ट, ठ, ड, ढ, द, ह का किसी व्यंजन से संयोग करते समय अर्थात जब ये किसी व्यंजन से जुड़ता है तो पहले व्यंजन में जो पहला व्यंजन होता है हलंत लगाकर दूसरा व्यंजन पूरा लिखते हैं। अर्थात इसमें हम इसका कहीं भी, क्योंकि पाई नहीं है इसलिए हम इसका पाई नहीं हटा सकते, इसलिए हम क्या करते हैं, इसके नीचे हम हलंत लगा देते हैं जब हम इसका दूसरे व्यंजन के साथ इसका संयोग करते हैं अर्थात जोड़ते हैं। अब उदाहरण देखिए, यहाँ पे ट में क्या पाई है, नहीं है। अब यहाँ देखिए यहाँ पे आपका हलंत लगा हुआ है, जब ये दूसरे व्यंजन के साथ जुड़ता है तो यहाँ पे इस तरह से होता है। जब इसका प्रयोग करते हैं तो यहाँ पे देखिए इसमें से कुछ भी नहीं हटा बल्कि इसके नीचे भी हलंत लग गया है। अब उदाहरण देखिए यहाँ पे ड के नीचे यहाँ पे कुछ नहीं हटा है, केवल हलंत लग गया। द है तो इसके नीचे हलंत लग गया है। इस तरह ये अन्य उदाहरण भी है, द के नीचे क्या है, हलंत लग गया है। यहाँ पे देखिए, तो समझ आया बच्चों। अब आगे चलिए अगले नियम की तरफ। क और फ का वर्ण संयोग इस प्रकार किया जाता है, जैसे क है और फ, इसको हम कैसे करते हैं, क यहाँ पे आप देखिए न कि पाई हटाते हैं न हलंत लगाते, बल्कि क्या करते हैं, इसको आधा यहाँ पे कर देते हैं। इसी तरह क्या है, फ भी है, तो फ को भी हम इसी तरह से इसका प्रयोग करते हैं। अन्य उदाहरण देखिए, र वर्ण का संयोग। र वर्ण का संयोग हम कैसे करते हैं, र वर्ग के संयोग निम्नलिखित 4 प्रकार होते हैं। पहला देखिए क्या है, जब र स्वर रहित, रहित का अर्थ हमने क्या बोला है, आधा, मतलब जिसमें स्वर न हो, स्वर रहित होता है तो यह अगले व्यंजन के सिर पर लगाया जाता है। मैंने आपको ये बताया भी था कि यहाँ भी आप देखिए, जब र आधा हो अर्थात नीचे हलंत लगा और उसके बाद का जो व्यंजन है वो पूरा हो, तो यह उसके सिर पर लगकर अर्थात यह कौन सा र हो जाता है, यह आपका रेफ वाला र हो जाता है। यहाँ पे आप देखिए इस स्वर रहित र को रेफ कहते हैं। तो जहाँ पे भी र अगर आधा है और उसके बाद जो अक्षर है वो वर्ण है वो पूरा है, तो यह उस पर रेफ वाले अर्थात वह इस तरह से जाकर उसके सिर पर लग जाता है। अब यहाँ पे देखिए ये भी सारे राग है, उसके बाद जो भी वर्ड है इसका प्रयोग करते समय हम इसका क्या करते हैं, इसके ऊपर सभी में लगा देते हैं, जो वर्ड पूरा रहता है उसके सिर पर। अब दूसरा देखिए र का प्रयोग, जब र से पूर्व व्यंजन स्वर रहित हो तो र उस व्यंजन के पैरों में लगाया जाता है। देखिए यहाँ पे जब र से पूर्व अर्थात अभी अब देखिए क्या है, यहाँ पे र ही आधा था, उसके बाद पूरा व्यंजन वर्ण था तो उसके ऊपर ये रेफ वाला र बन के लग जाता है। इस र को हम क्या बोलते हैं, पदेन र। अब यहाँ पे आप देखिए क्या है,
र से पूर्व व्यंजन स्वर रहित हो। स्वर रहित मतलब अब यहाँ पे र ही आधा था, लेकिन यहाँ पे र पूरा है, लेकिन अब क्या इसके पहले, इसके पूर्व में जो भी व्यंजन है वह आधा होता है, तो उसका प्रयोग उसके पैरों में लगाया, तो उस व्यंजन के पैरों में लगाया जाता है उस र को। उस र का प्रयोग क्या है, इस तरह से है और इस तरह से है। समझ में आया? ये कहाँ पे लगता है, ये ट ड अर्थात नीचे जो गोलाई में जो आकार होता है उसी में लगता है। जैसे यहाँ पे देखिए इस तरह से, इस तरह से, तो इसके नीचे आप देखेंगे यहाँ पे क्या लगता है, इस तरह से करके लगता है। इसको भी हम पदेन र ही बोलते हैं। अब यहाँ पे देखिए अगला नियम र का जो है, स के साथ र का संयोग होने पर, अर्थात स के साथ जब र का संयोग होता है तो इसे हम स्त्र करके लिखते हैं, न कि जो है देखो यहाँ पे स आधा है, अर्थात ये भी देखिए रेफ पदेन रही है, लेकिन इसका प्रयोग हम किस तरह से करते हैं, इस तरह से करते हैं। ये आधा लिखा रहता है और इसमें इस तरह से जो है वो पाई खींची रहती है। तो बच्चों समझ में आया? ये है आपके क्या है, र के प्रयोग। तो यहाँ पे आप देखिए कुछ विशेष है जो इस प्रकार है। देखिए स और त्र अगर साथ में दोनों व्यंजन हो तो इसको हम स्त्र लिखते हैं, पर तथा स और र साथ में हो तो ये लिखते हैं यहाँ पे स्र करके। ये स्त्र है, ये स्र है, कि अंतर को समझना आवश्यक है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, जो आप बच्चे खास करके ये गलतियाँ करते हैं, वो बहुत भ्रमित हो जाते हैं। कैसे? अब यहाँ पे देखिए ज्ञानतव्य स्रोत को वो स्त्रोत तथा सहस्त्र को वो सहस्त्र लिख देते हैं, इसकी वर्तनी शुद्ध हो जाती थी। यहाँ पे आप इस चीज़ को ध्यान दे देना। यहाँ पे देखो क्या है, स के साथ त्र हो तभी ये अस्त्र होगा, और अगर स के साथ र है तो स्रो होगा। तो मैंने अभी यहाँ आपको बताया था, पदेन वाले र को का रूप जो है ट और ड के साथ र का संयोग इस प्रकार किया जाता है, जैसे मैंने अभी आपको बताया था। ये भी पदेन र के अंतर्गत आता है। अब आपका यहाँ देखिए उ तथा उ की मात्रा र के बीच में लगती है। ये आपको भी पता है कि अगर हम उ के साथ र के साथ अगर हम उ की मात्रा करेंगे तो ऐसे तो करके करेंगे नहीं, ऐसे भी नहीं करेंगे, इसलिए इसका प्रयोग क्या करके करते हैं, या इसके बीच से र का प्रयोग करते हैं, उ का प्रयोग करते हैं। और जब बड़ा उ है तो यहाँ पे इस तरह से उसका प्रयोग करते हैं। यहाँ पे देखिए इसका प्रयोग रुपया, रुक्मणी, रूस, रूप। तो बच्चों इसी के साथ आपका ये पाठ 2 यहीं पे समाप्त होता है। अब हम फिर से अगले वीडियो में मिलेंगे पाठ 3 के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।